Hello, smart minds. Welcome to Microscope Mind, where we zoom into biology and blow your mind. सो हेलो एवरीवन व्हाट्सअप कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माइक्रोस्कोप माइंड। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक बेटा, वो प्लांट्स के बारे में ही है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड ही है। बट इन प्लांट्स की बात करें तो ये थोड़े अलग हैं। ये प्लांट्स सिर्फ डेजर्ट में जीते नहीं हैं, वो पूरे डेजर्ट को डोमिनेट करते हैं। जहां इंसान पानी के लिए परेशान हो जाता है, वहां ये प्लांट्स हीट, ड्राइनेस और पूरी रात दिन की एक्सट्रीम कंडीशंस को इजीली हैंडल करते हैं। इसका सीक्रेट क्या है, कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। और आंसर इज कैम पाथवे एंड C4 पाथवे। बेटा ये पाथवेज जो है फोटो रेस्पिरेशन को डॉज करते हैं, पानी बचाते हैं और फोटोसिंथेसिस को ओपी तरीके से चला देते हैं। तो चलिए हम आज इन्हीं पाथवेज के बारे में जूम इन करते हैं और समझते हैं कि इनका मैकेनिज्म कैसा है। चलिए डिकोड करते हैं। सो हैच एंड स्लैग पाथवे या C4 की बात करें अगर हम, तो C4 प्लांट्स के पहले जो हमने C3 प्लांट्स की साइकिल्स को देखा है, जैसे केल्विन साइकिल देखा है, आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन देखा है जहां पे हम एनर्जी फॉर्मेशन देखते हैं या लाइट रिएक्शन देखते हैं। तो पहले एक बार समरी देख ले, उसके बाद हम C4 पाथवे पे बढ़ते हैं। हम क्या देखेंगे बेटा? समरी ऑफ C3 साइकिल। ठीक है, इनकी फोटोसिंथेसिस की समरी देख लेते हैं। पहला चीज जो कि आपने पढ़ा वाज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में आपने दो चीजें देखी। फर्स्ट वन इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, है कि नहीं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है बेटा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज H2O का टूटना इनटू व्हाट कंपाउंड्स? कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, H प्लस बनेंगे, साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ऑक्सीजन मिलेगा। यस और नो? अगर हम कंप्लीट लाइट रिएक्शन की बात करें तो बेटा एक पूरे ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थे। 6 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके हमने एक ग्लूकोज बनाया, और उसके लिए कितने एनर्जी चाहिए बेटा? 18 एटीपी और 12 NADPH2। अब ये जो है, इसको हम कंबाइंड वे में देखा जाए तो कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होगी फॉर रिलीजिंग दैट मच ऑफ एटीपी और NADPH2? तो देखा जाए बेटा तो हम बोलते हैं देयर आर 24 H2O मॉलिक्यूल्स, जिसमें से कितने निकलते हैं? 24 H प्लस निकलते हैं। 24 H प्लस के साथ साथ 24 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं, जितने H प्लस उतने इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन कितने निकलेंगे बेटा? 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। बाकी के 12 H2O एज इट इज हम लिख देते हैं। ये आपका फोटोलाइसिस में आता है। दूसरा बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा प्रोसेस क्या था? फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये मत बोलना ये क्या है, क्योंकि मैंने बताया था फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस जहां पे फॉस्फोरस का एडिशन हम करा रहे हैं यूजिंग लाइट। फोटो इज लाइट, फॉस्फोराइलेशन इज एडिशन ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, ये कहां पे हो रहा है? इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी NADPH, है ना? सो फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस देखें तो सबसे पहला हम NADPH की बात करें। कितने NADPH चाहिए? 12 NADPH चाहिए। तो कितने NADP चाहिए? 12 NADP प्लस। इसमें कितने H प्लस लगेंगे बेटा? 24 H प्लस। और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, 24 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या देंगे बेटा? 12 NADPH2 देंगे। ओके, एटीपी की बात करें बेटा, कितने एटीपी लगे थे? 18 एटीपी। किससे बनेंगे? 18 ADP। और कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए? तो बेटा 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये क्या बना देंगे आपके? 18 ATP मॉलिक्यूल्स। ये तो थी भाई लाइट रिएक्शन की बात। दूसरी बात करें हम तो केल्विन साइकिल की बात कर लेते हैं। सेकेंड वन इज बायोसिंथेटिक फेज की। इसमें क्या हो रहा है? ओवरऑल हम फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं। इसमें देखें बेटा तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 18 ATP। 18 ATP जुड़ता है। कितने NADPH चाहिए होते हैं बेटा? 12 NADPH प्लस H प्लस। ये क्या बना देंगे बेटा? ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है क्या बना देंगे? C6H12O6। क्या निकलता है? 6H2O। और क्या निकलता है बेटा? 18 ADP वापस निकल जाता है, और 12 NADP प्लस भी वापस निकल जाएगा। अब ये मत बोलना कि सर इक्वेशन में तो हम यहाँ 6CO2
और वाटर पढ़ते हैं बेटा। वाटर की स्प्लिटिंग हमने यहाँ कराई ना अभी, यहाँ वाटर की स्प्लिटिंग करा दी, एटीपी और NADPH2 बनाया। अब बायोसिंथेटिक फेज में इन्हीं एटीपी और NADPH2 को यूज करके हमने क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। अब इसको अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आपको वो रिएक्शन देखने को मिलेगी। उस कंक्लूजन में कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, कंक्लूजन इज 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्यों भाई, बात सही कर रहा हूं मैं? यहाँ पे कितना लिया था हमने, 24 वाटर, जिसमें से 12 वाटर निकल गया, टोटल कितना यूज हो गया, 12। वही चीज हमने लिया, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये क्या दे देगा हमें, C6H12O6। क्या ये बात सही है? इसके साथ साथ हमें क्या दे देगा बेटा, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दे देगा। और क्या यहाँ पे 6 वाटर बन रहे हैं, तो हम ये लिख देंगे 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स। क्या ये आपको समझ में आया, यस और नो? ये तो बेटा आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई फोटोसिंथेसिस की, कैसे आई है आपको यहां से देखना है। एक तो पहली चीज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ, दूसरा फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ लाइट रिएक्शन में। फिर बेटा अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें, दिस इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में एटीपी और NADPH2 यूटिलाइज होकर के क्या बनाता है, ग्लूकोज और वाटर। समझ में आ रहा है? कोई इश्यू यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप इक्वेशन बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करके देख सकते हैं। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा आपका C4 साइकिल। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम, C4 साइकिल। ठीक है, C4 साइकिल क्या है? जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया बेटा, C4 साइकिल एक अलग तरीके का मैकेनिज्म है जहां पे प्लांट्स एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं फोटोसिंथेसिस करा के, है ना। जहां पे पानी की भी कमी है वहां पे ये पानी को कंजर्व करके रखते हैं। सो हम बात करेंगे बेटा प्लांट्स अडाप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स। कहाँ के बेटा प्लांट्स, जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के प्लांट्स है, हैव C4 पाथवे। ठीक है, अब हम बात करें इस साइकिल में बेटा, इन दिस साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बेटा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जैसा कि हम C3 साइकिल में देख रहे थे, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वाज 3 कार्बन कंपाउंड, वैसे यहां हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड formed by fixation of carbon dioxide was OAA. What is OAA बेटा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इन प्लांट्स में। ठीक है, अब बेटा ये बनता कैसे है, देखो। इन प्लांट्स के अंदर सबसे शुरुआत में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है इन प्लांट्स की मेसोफिल सेल्स में, तो वहां क्या होता है प्रेजेंट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, PEP, है ना। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फो, ये अभी आप रेस्पिरेशन में पढ़ोगे इसके बारे में, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है और क्या बनाता है बेटा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वाज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अगर बेटा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 4 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे एक कार्बन है, तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये फर्दर इन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर कन्वर्ट होता है इनटू मैलिक एसिड। ये कहाँ चल रहा है सिस्टम, अभी बताता हूं बेटा। यह कन्वर्ट हो सकता है इनटू एस्पार्टिक एसिड। ये सारा पाथवे का फंक्शन किसने बताया है, तो हम बात करेंगे बेटा इन 1970 हैच एंड स्लैक। कौन कौन, हैच एंड स्लैक established this idea, established this idea। अब ये आइडिया कैसे इन्होंने स्टैब्लिश किया, इन्होंने कंडक्ट किया था, दे कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। सबसे सही बात है बेटा, कोई भी आइडिया कहां से आता है, वाया एक्सपेरिमेंट। दे कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन मेज एंड ग्रासेस। कहां पे, मेज एंड ग्रासेस, वहां से ये आइडिया आया। फर्दर मूविंग ऑन, अगर हम बात करें अदर नेम्स ऑफ द, अदर नेम्स ऑफ दिस पाथवे, इसके अलग अलग नाम हैं आपको जो याद होने चाहिए। दो तो मैंने आपको बता दिए, हैच एंड स्लैग और
C4 पाथवे। तीसरा नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये नाम क्यों है बेटा? नाम से याद रखिएगा बेटा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा इसके अंदर टू COOH ग्रुप होता है। COOH ग्रुप किसके अंदर बेटा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर। किसके अंदर? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इस साइकिल का, इस पाथवे का। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COH ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस वजह से इसका नाम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी हम बोलते हैं। अब ये पाया कहाँ जाता है? मोस्टली फाउंड इन मोनोकॉट्स एंड सम डाइकॉट्स। एक नाम लिखूंगा, ज्यादा नहीं। जैसे कि बेटा एमेरेंथस, याद रखिएगा आप लोग, एमेरेंथस एक डाइकॉट है, उसके अंदर भी मिलता है। मोस्टली किसमें मिलेगा? मोनोकॉट्स के अंदर ये पाथवे मिलेगा। अब बेटा ये जो पाथवे है, इसमें क्या है, एक लीफ लेकर के हम समझते हैं। जैसा कि आपने एनाटॉमी कर रखा है, तो एनाटॉमी के अंदर हमने लीफ की एनाटॉमी देखी, और इसको लीफ को हमने कट करके देखा ऐसे। जब कट करके देखा तो हमें दो रीजन्स देखने को मिले। ऊपर वाला एपिडर्मिस, दिस वन। अब ये मुझे कमेंट करके बताओ बेटा, एडेक्सियल सरफेस कौन सा है, एबैक्सियल सरफेस कौन सा है? ये है बेटा एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। क्या हम बोलते हैं बेटा, यहाँ पे स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, है ना, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टू रिड्यूस वाटर लॉस। अब हमने एक चीज और नोटिस की है बेटा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? पैलिसेड पैरेन्काइमा, है ना, पैलिसेड पैरेन्काइमा, जिनको हम पैलिसेड मीजोफिल भी बोलते हैं। और इधर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? स्पॉन्जी मीजोफिल्स। अगर याद है तो यस कमेंट में लिखो, स्पॉन्जी मीजोफिल्स, स्पॉन्जी, है ना। अब इन प्लांट्स के अंदर ना तो पैलिसेड प्रेजेंट है, ना स्पॉन्जी है, तो कौन सा है बेटा? है मीजोफिल ही, लेकिन ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, इसका क्या मतलब है? हम ये कह सकते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है हम इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि ये पैलिसेड है या स्पॉन्जी है। अनडिफरेंशिएटेड मीजोफिल्स है, पहली चीज ये। दूसरा, क्या हमने यहाँ पे बेटा इन्हीं लीव्स के अंदर यहाँ पे क्या वैस्कुलर बंडल देखा है? चारों तरफ मीजोफिल्स और इधर वैस्कुलर बंडल्स, है ना। तो बेटा इन मीजोफिल सेल्स के अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ बंडल शीथ सेल्स, जो कि वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक रीथ लाइक अरेंजमेंट बनाते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की तरह। कॉन्सेंट्रिक रिंग, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स अराउंड वैस्कुलर बंडल्स। और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स। ठीक है। इस टाइप की एनाटॉमी, जहां पे ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन रही हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बेटा रीथ लाइक अरेंजमेंट, रीथ लाइक अरेंजमेंट। और इसी एनाटॉमी को बेटा, इस टाइप की एनाटॉमी को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रैंज एनाटॉमी, क्रैंज एनाटॉमी। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? मेनली तो मेसोफिल सेल्स में, नॉर्मल प्लांट्स के। लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स बोथ बंडल शीथ सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स, दोनों ही रिक्वायर्ड हैं C4 प्लांट्स के अंदर, तभी तो ये एफिशिएंट है। चलिए हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं फीचर्स, फीचर्स ऑफ क्रैंज एनाटॉमी, क्रैंज एनाटॉमी, क्या क्या इसके अंदर है। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको शुरुआत में बता दी बेटा, मीजोफिल्स अनडिफरेंशिएटेड, पक्का। मतलब अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि दिख नहीं रही है, ऐसा नहीं है। पैलिसेड है या स्पॉन्जी है? पैलिसेड या स्पॉन्जी, और स्पॉन्जी, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू बोथ ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, सेल्स ऑफ बंडल शीथ अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। इसके अलावा तीसरी बात बेटा, मीजोफिल की जो सेल है, मान लो ये मीजोफिल की सेल है,
गिव मी मिनट। मान लो ये मेसोफिल की सेल है। इसके अलावा हम बनाते हैं बेटा एक बंडल शीट। क्या बनाते हैं? बंडल शीट। बंडल शीट। ये दोनों जो सेल्स हैं, इनके बीच में एक टाइप का कनेक्शन देखने को मिलेगा, जिससे ये एक दूसरे को मटेरियल्स पास कर सकते हैं। और ये कौन से कनेक्शन है बेटा? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। इन दोनों के बीच में ये आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ बेटा प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में आपने एक सेल चैप्टर में पढ़ा है। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है। इसके अलावा बात करें बेटा बंडल शीथ सेल के बारे में। बंडल शीथ cells forms several layers around। मैंने बताया कि इस वैस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ बंडल शीथ है, तो ये सिंगल लेयर में नहीं है बेटा, कई लेयर्स में प्रेजेंट है अराउंड वैस्कुलर बंडल्स, है ना। तो ये कई सारी लेयर्स में है। अब इनकी कुछ फीचर्स हैं जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, इसको आप इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। चलिए, इनके कुछ फीचर्स हैं बंडल शीथ सेल्स के। जैसे सबसे पहली बात मैं करूं तो बेटा दे आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स के पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट का नंबर अधिक है। दूसरी फीचर, इनकी वॉल्स कैसी हैं? थिक वॉल्स हैं इनकी, थिक वॉल्स एंड impervious impervious टू गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मतलब बेटा कि गैस को भी अंदर नहीं आने देंगी, इतनी थिक वॉल्स हैं इनकी। ओके। थर्ड, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। सही बात है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, ये तीन चीजें आप याद रखिए, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में बंडल शीथ सेल के बारे में, ये याद रखना है आपको। चलिए, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स cell and bundle sheath cells show many differences। ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम many differences? देखो होता क्या है, मैं बात कर रहा हूं बेटा बंडल शीथ सेल, दिस इज बंडल शीथ सेल, और मैं यहीं पे बनाता हूं आपकी मीजोफिल सेल। ठीक है, इन दोनों को हम किससे कनेक्ट करते हैं बेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा से। आइए, इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं विद प्लाज्मोडेस्मेटा। ये कनेक्ट हो गए। अब बेटा दिस इज बंडल शीथ सेल एंड दिस इज मीजोफिल सेल, ये कनेक्टेड हैं प्लाज्मोडेस्मेटा से, और इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है। मीजोफिल सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है ये, और इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है। बट इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहली चीज बेटा, यहां पर लाइट रिएक्शन चलेगी। क्या चलेगी? मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में क्या चलेगी? लाइट रिएक्शन। बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में चलेगी डार्क रिएक्शन। तो आप सोच करके बताओ क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। अगर सिर्फ डार्क रिएक्शन चलानी है तो क्या यहाँ पे ग्रे ना चाहिए? बताओ। और यहाँ लाइट रिएक्शन चलानी है तो यहाँ क्या ग्रे ना चाहिए? यस और नो? क्या बेटा अगर यहाँ पे डार्क रिएक्शन चलानी है तो क्या यहाँ पे हम बोलेंगे एंजाइम्स चाहिए फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस, या फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एंजाइम्स चाहिए? और यहाँ पे अगर लाइट रिएक्शन चलानी है तो क्या वही एंजाइम्स चाहिए? जरा सोच करके बताओ। बेटा जहां पे लाइट रिएक्शन चलानी है वहां सिर्फ ग्रेना का काम है, क्योंकि लाइट के ट्रैपिंग में ही वो हेल्प करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लाइट रिएक्शन के अलावा डार्क रिएक्शन नहीं चलानी तो एंजाइम्स नहीं चाहिए। अब यहाँ डार्क रिएक्शन चलानी है तो ग्रेना का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग ऑफ लाइट होगी नहीं। दूसरा बेटा एंजाइम्स जो है, जो एंजाइम्स हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं इनटू डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में ही एंजाइम्स चाहिए, तो यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगी। तो ऐसे डिफरेंसेस प्रेजेंट होंगे। अब बेटा मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट में देखो सिर्फ लाइट रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या बन रहा है? सिर्फ एटीपी बन रहा है, NADPH2 बन रहा है।
क्या यहाँ पे कोई फूड बन रहा है? नहीं। बंडल शीट सेल में फूड बनेगा। फूड बनेगा तो बेटा जो आपका स्टार्च ग्रेन्यूल्स है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? जहां पे फूड बन रहा होगा, शुगर का फॉर्मेशन होगा। तो अगर पूछ लिया जाए स्टार्च ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन बंडल शीट सेल और मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में नहीं होगा स्टार्च ग्रेन्यूल और बंडल शीट सेल में होगा। ओके, चलिए ये डिफरेंसेस हैं। आगे बात करते हैं बेटा मैकेनिज्म। इतनी बात हो गई, अब बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ C4 साइकिल। चलिए अब विजुअलाइज कराता हूं आपको कि C4 साइकिल में एक्चुअली में क्या हो रहा है, कहां पे कैसे सिस्टम प्रोड्यूस्ड है। एक मैं डायग्राम बनाऊंगा, देखिए दिस इज मीजोफिल सेल, ठीक है। और मैं यहीं से नीचे की तरफ बनाता हूं बेटा बंडल शीट सेल। मुझे और क्या ड्रॉ करना है बेटा? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस। तो जहां गैप दिखेगा आप वहां समझ जाना व्हाट इज प्रेजेंट देयर, प्लाज्मोडेस्मेटा। देखो प्लाज्मोडेस्मेटा मैंने तीन दिखा दिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब होगा क्या? सबसे पहले यहाँ का जो क्लोरोप्लास्ट है, वहां पे क्या सिंथेसिस होगी क्लोरोप्लास्ट के पास? एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन। यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। चलो ये चीजें हैं। साथ साथ में बेटा इस मीजोफिल सेल के अंदर एक और चीज प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं पीईपी। क्या प्रेजेंट है? पीईपी, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। पहले ही बताया मैंने, फुल फॉर्म लिखा है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल गेट कंबाइंड विद द पीईपी। किसके साथ कंबाइन होगा? पीईपी के साथ। और क्या बनाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दिस इज 4 कार्बन कंपाउंड। ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इस वजह से इस पूरे साइकिल का नाम C4 साइकिल है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है इन प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के अक्रॉस नहीं जा सकता, इसलिए इसको कन्वर्ट होना पड़ता है इनटू मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों जा सकते हैं। अब ये मैलिक एसिड चला गया किसके अंदर? बंडल शीट सेल। दिस इज व्हाट? बंडल शीट सेल। अब यहां क्या होता है बेटा? यहां पे होता है डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। क्या हुआ ये स्टेप बेटा? डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें बेटा? पायरुविक एसिड। क्या मिलेगा? पायरुविक एसिड। अरे भाई मैलिक एसिड आया था, मैलिक एसिड इज ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। अब 4 कार्बन कंपाउंड में से कार्बन डाइऑक्साइड एक निकाल दिया तो ये पायरुविक एसिड बना, दैट विल बी ऑफ 3 कार्बन। ओके। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है वो कहाँ जाएगा बेटा? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बंडल शीट सेल्स के अंदर कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। तो ये एंटर करेगा इनटू कैल्विन साइकिल। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? RUBP, थिबुलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। वो कन्वर्ट होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। फिर ये ट्रायोस फॉस्फेट फिर रीजनरेट होगा, ये सब याद होगा आपको। ओके, यहाँ पे कैल्विन साइकिल चल रही है। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये निकल जाएगा किधर बेटा? मीजोफिल सेल में फिर से पायरुविक एसिड आ गया। अब पायरुविक एसिड से इसको फिर से क्या बनाना है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्या बेटा पायरुविक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, लेकिन फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में क्या मिल रहा है हमें? फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे क्या यूटिलाइज होगी? एक एटीपी। क्या यूटिलाइज होगी? एक एटीपी। और ये क्या बन जाएगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एक एटीपी यहाँ यूटिलाइज होगी और पीईपी बन जाएगा। अब पीईपी इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, उसको रीजनरेट किया यूजिंग एटीपी। जैसे कि हमने केल्विन साइकिल में देखा था, आरयूबीपी को रीजनरेट करने के लिए हमें एक एटीपी चाहिए थी, वैसे ही यहाँ पे भी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को रीजनरेट करने के लिए एक एटीपी चाहिए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है। ये तो हो गई पूरी C4 साइकिल। क्या बेटा इसकी जरूरत है हमें? यस बिल्कुल है। अच्छा ठीक है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों है कि हमें ये C4 साइकिल चलानी पड़ रही है? कुछ प्लांट्स हैं ऐसे जो C4 साइकिल चला रहे हैं। अगर याद करें आप कैल्विन साइकिल, दिस इज कैल्विन साइकिल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? RUBP। RUBP में आके क्या जुड़ता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या बन जाता है बेटा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड फर्दर टूट जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, फॉस्फोग्लिसरेट। और ये फिर PgAl में कन्वर्ट होता है। बहुत ज्यादा डीप नहीं मैं बता रहा हूं, वही
साइकिल बता रहा हूँ जो आपको बता चुका हूँ। बेटा जो आरयूबीपी से कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने वाली एंजाइम है, क्या मैंने आपको बता रखा था, इस एंजाइम के पास दो अटैचमेंट साइट्स हैं। कौन कौन सी? एक अटैचमेंट साइट है बेटा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाकर के जोड़ के सिट्रिक एसिड बना देगी। दूसरी अटैचमेंट साइट है बेटा जहां पे ऑक्सीजन जुड़ सकता है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो बेटा ऑक्सीजन जुड़ने की वजह से हमें कोई यूजफुल प्रोडक्ट नहीं मिलता। यूजफुल प्रोडक्ट नॉट ऑब्टेन्ड। मतलब क्या नहीं मिलता? ग्लूकोज नॉट ऑब्टेन्ड। एटीपी अलग से यूज हो जाती है। एटीपी यूज हो जाती है, ना फूड बना ना ग्लूकोज बना। तो बेटा अगर ऑक्सीजन बाइंड कर गया इस एंजाइम में तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली बात है नहीं करेगा, तो फिर सिट्रिक एसिड नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ही नहीं होगा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं हुआ तो एनर्जी मिल जाए, लेकिन एनर्जी भी नहीं मिलती। इस वजह से बेटा जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करता है तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ये पूरा एनर्जी वेस्ट चला जाता है। इस वजह से कुछ प्लांट्स ने अडॉप्ट किया इस साइकिल को, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका ये वाला, वो डायरेक्टली कहां पे जाया जाए बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड किया जाए इनटू वन सेल नोन एज मंडल शीथ सेल। क्या यहाँ पे बेटा मैंने बताया कि ग्रेना वाले क्लोरोप्लास्ट है, ग्रेना वाले क्लोरोप्लास्ट है, तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन निकाल दिया हमने? ऑक्सीजन यहीं से निकल जाएगा, ऑक्सीजन इसमें नहीं जा सकता। ठीक है, जब यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो एंजाइम की ऑक्सीजन वाली साइट वर्क नहीं करेगी। इस वजह से हमें क्या फायदा हो गया कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड कंटेंट की वजह से ग्लूकोज बना पाए। एक एटीपी एनर्जी ज्यादा गई, लेकिन हमें बढ़िया प्रोडक्ट ग्लूकोज मिल गया। ये प्लांट्स एफिशिएंट बन गए। ये जो प्लांट्स एफिशिएंट बन गए इस वजह से क्या प्रोसेस नहीं हुई बेटा? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो बेटा इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन। और एनसीईआरटी इस चीज को लिखती है कि फोटो रेस्पिरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। इसका कोई यूज नहीं है प्लांट्स के पास, या हमें तो अननोन है अभी, हमें नहीं पता है कि कोई यूज हो रहा हो। हमें जो दिखता है कि कोई यूज नहीं हो रहा है, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है बेटा आपका पूरा C4 पाथवे। बाकी की बातें बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी तक हमें C4 पाथवे ही डिस्कस करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं वो डाउट्स क्लियर करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।